गुड मॉर्निंग क्लास। मैं अभिषेक सिंह आप लोगों को केमिस्ट्री की क्लास लूँगा, जिसमें आज हम लोग आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं केमिस्ट्री का क्लास 10th का जो दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षार और लवण। जो हमारा दूसरा चैप्टर है बेटा अम्ल, क्षार और लवण, उसकी बात हम करने वाले हैं। और इसमें हम लोग एक एक करके पहले समझेंगे कि पहले अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे लवण क्या होता है। अम्ल, क्षार और लवण, इंग्लिश में इसको एसिड, बेस और सॉल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एसिड, बेस और सॉल्ट कह रहे होते हैं। तो हम लोग तीनों को एक एक करके हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, क्षार और सॉल्ट क्या होता है, यानी अम्ल क्या होता है, लवण, क्षार क्या होता है और लवण क्या होता है। तो देखिएगा एक एक करके हम लोग देखेंगे बेटा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किस चीज पे बेटा, कि अम्ल किसे कहते हैं। सबसे पहले हमारी बात होनी है कि अम्ल किसे कहते हैं। तो अम्ल किसे कहते हैं, तो वो अम्ल आपके सामने दिख रहा है बेटा कि अम्ल किसे कहते हैं, वे पदार्थ। अम्ल किसे कहते हैं बेटा, तो वे पदार्थ जो स्वाद, जिनका स्वाद क्या होता है बेटा, खट्टा होता है। देखिएगा वे पदार्थ जिनका स्वाद कैसा होगा, खट्टा होगा, तथा ये नीले लिटमस को, कैसे लिटमस को बेटा, नीले लिटमस को, ये नीले लिटमस को क्या कर देंगे बेटा, लाल कर देते हैं। दो चीजें याद रखनी है, ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कैसा हो, खट्टा हो, जिनका स्वाद कैसा हो, खट्टा हो, जैसे नींबू, संतरा। तो जिनका भी स्वाद जो है बेटा खट्टा होगा उसको, तथा उन खट्टेपन की वजह से उनके अंदर एक और गुण होता है जो क्या करता है बेटा, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है। नीला लिटमस पेपर अगर आपने लिया हुआ है तो उस नीले लिटमस पेपर पे जब आप उस पदार्थ को मिलाओगे, लगाओगे, तो क्या हो जाएगा, वो उसका जो नीला कलर है, नीला रंग है, वो लाल रंग में बदल जाएगा। जैसे ही आप किसी अम्ल को नीले लिटमस पेपर के संपर्क में ले आओगे तो उसका जो नीला रंग होता है बेटा वो लाल रंग में बदल जाता है। तो ऐसे जितने भी पदार्थ होंगे उनको हम क्या कहते हैं बेटा, अम्ल कहते हैं। ऐसे जितने भी पदार्थ हों जिनका क्या हो, कलर आपका नीले लिटमस को क्या कर दे, लाल कर दे, उसको हम क्या कह रहे होते हैं, अम्ल कहते हैं। यहां तक बात समझ में आई होगी। चलिए दूसरा पॉइंट देखिएगा। यहाँ पे दूसरा पॉइंट है हमारे सामने कि अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के एसिडस। देखिएगा ये अम्ल शब्द आया कहां से, ये जो अम्ल शब्द है ये अम्ल शब्द आया कहां से, तो अम्ल शब्द लैटिन शब्द से लिया गया है। अम्ल कहां से लिया गया बेटा, लैटिन के शब्द से लिया गया है। और लैटिन के किस शब्द से लिया गया बेटा, तो एसिडस से लिया गया है। किससे लिया गया है, एसिडस से लिया गया है, जिसका अर्थ, मतलब इस एसिडस का अर्थ क्या होता है बेटा, खट्टा होता है। तो ये बात तो हमको पता हो गई कि अम्ल खट्टा होता है, लेकिन ये अम्ल ही क्यों लिया गया, तो अम्ल लैटिन वर्ड, लैटिन शब्द में जो वर्ड आता है एक बेटा एसिडस, इसीलिए इसको इंग्लिश में एसिड कहते हैं। इसीलिए इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं बेटा, एसिड कहते हैं। एसिडस से लिया गया है, जो कि एसिडस का लैटिन में क्या अर्थ होता है बेटा, खट्टा। यहां तक बात समझ में आई होगी आप लोगों को। पहला तो वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देंगे, लाल कर देंगे। नीला होगा, नीले को क्या कर देंगे, लाल कर देंगे। ऐसे पदार्थ को हम क्या कह रहे होते हैं बेटा, अम्ल कह रहे होते हैं। और ये जो अम्ल शब्द है, इस अम्ल शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन शब्द के एसिडस से हुई है। किससे हुई है बेटा, लैटिन शब्द के एसिडस से हुई है। उस एसिडस का अर्थ क्या होता है लैटिन में, खट्टा। चलिए आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं। तो अब हमने अम्ल हो गया। अब अम्ल के बाद हम बात करेंगे अम्ल के प्रकार की। अम्ल किसे कहते हैं वो तो हम समझ गए कि अम्ल किसे कहते हैं, तो हर वो पदार्थ जो स्वाद में कैसा होगा, खट्टा होगा, और साथ ही साथ जो क्या करेगा बेटा, लिटमस पेपर को क्या कर देगा, अगर आपने लाल लिटमस पेपर लिया हुआ तो उसको नीला कर देगा, नीला ठीक है। और आगे देखिएगा, तो पदार्थ अम्ल के प्रकार में सबसे पहला अम्ल जो आपको दिख रहा है बेटा, जो सबसे पहला अम्ल आपको दिख रहा है, उस अम्ल का नाम क्या है बेटा, प्रबल अम्ल। उस अम्ल को हम किस नाम से जानते हैं,
प्रबल अम्ल, किस नाम से जानते हैं? प्रबल अम्ल। और इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड्स। प्रबल अम्ल यानी जिसको क्या कहा जाता है बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड। और प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? तो जिसको आप जल में घोलो, जिसको आप क्या करोगे बेटा? जब जल में घोल रहे होगे, जल में मिला रहे होगे, तो वो पूरी तरीके से अपने आयन में टूट जाएगा और आपको H+ आयन देगा। क्या देगा बेटा? H+ आयन। मतलब प्रबल अम्ल क्या होते हैं? तो वे पदार्थ जो जल में पूरी तरह घुल जाते हैं। क्या होते हैं बेटा? जो जल में पूरी तरह घुल जाते हैं। एक मिनट। जो जल में पूरी तरह क्या होते हैं बेटा? घुल जाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो पूरी तरीके से जल में घुल जाएगा क्या कहलाएगा बेटा? प्रबल अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रबल अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाता है? प्रबल अम्ल कहलाता है। ऐसे पदार्थ जो जिनका स्वाद खट्टा होगा वो अम्ल होते हैं, और उस अम्ल का जो पहला प्रकार है वो क्या है बेटा? प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल क्या होता है? जो जल में क्या होगा बेटा? जल में पूरी तरीके से घुल जाए। ऐसे अम्ल जो जल में क्या हो बेटा? पूरी तरीके से घुल जाए, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं प्रबल अम्ल। जो जल में पूरी तरीके से घुल जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। और प्रबल अम्ल का आपके सामने कुछ उदाहरण हैं। कुछ हमारे प्रबल अम्ल हैं जो आपके सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जिसमें आपका HCl है, H2SO4 है और HNO3 है। HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, और H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, और HNO3 को नाइट्रिक अम्ल कहते हैं बेटा। ठीक है। तो जब आप HCl, H2SO4 और HNO3 ये तीनों के तीनों आपके प्रबल अम्ल हैं। इन तीनों में से किसी का भी जब आप इन तीनों में से किसी को, HCl को जैसे आप क्या करोगे? जल में मिलाओगे। जैसे ही आप HCl को जल में मिलाओगे तो ये क्या होगा बेटा? पूरी तरीके से H+ और Cl- में टूट जाएगा। पूरी तरीके से, यानी यहाँ पे ये कंप्लीट मतलब पूरी तरीके से अपने आयन में टूट जाता है। तो जब कोई पदार्थ क्या होगा बेटा? पूरी तरीके से अपने आयन के रूप में टूट जा रहा होगा। ठीक है। कब? जब उनको जल में मिलाया जा रहा होगा। जब उनको क्या किया जा रहा होगा? जल में मिलाया जा रहा होगा। तो उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे? प्रबल अम्ल कहेंगे। बात समझ में आ रही है? उसी तरीके से दूसरा वाला भी अगर आप चाहो तो उसको भी समझिएगा। H2SO4 है, और जैसे ही आप इसका एक्वा सोल्यूशन यानी जलीय विलयन बनाओगे, क्या बनाओगे बेटा? जलीय विलयन बनाओगे। तो जैसे ही आप जलीय विलयन बनाओगे तो ये क्या करेगा बेटा? ये H+ और SO4 2- में टूट जाएगा। और देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? 2 H+ और SO4 2- में टूटेगा। ठीक है। तो पहला टाइप समझ में आ गया होगा। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? तो प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो क्या होते हैं बेटा? जल में पूरी तरीके से घुल जाते हैं। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? जो जल में पूरी तरीके से घुल जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं बेटा? उनको हम प्रबल अम्ल कहते हैं। चलिए दूसरा बात देखिएगा। दूसरा टाइप बेटा दुर्बल अम्ल। दूसरा टाइप क्या है? दुर्बल अम्ल है। और दुर्बल अम्ल मुझे समझाना ही नहीं पड़ेगा, आप लोग खुद समझ गए होंगे। क्या होगा बेटा? जब आपका प्रबल पूरी तरीके से घुल जा रहा था तो क्या कहला रहा था बेटा? प्रबल कहला रहा था। तो दुर्बल क्या होगा? प्रबल, जिसका बल ज्यादा। और बल ज्यादा कैसे समझ में आएगा? प्रबल मतलब बल ज्यादा। तो बल ज्यादा कैसे समझ में आएगा? जब वो जल में पूरी तरीके से टूट जाएगा। और दुर्बल यानी बल कम होगा। कब? जब वो जल में पूरी तरीके से आयनित नहीं होगा। यानी आप इसके लिए क्या लिख सकते हो बेटा? वे अम्ल जो जल में
पूरी तरह से अपने आयन में नहीं टूटते हैं, अर्थात क्या बेटा, जल में अल्प विलेय होते हैं। क्या होते हैं बेटा? जल में अल्प विलेय होते हैं। क्या कहलाएंगे? हमारा दुर्बल अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। बात समझ में आई होगी। प्रबल अम्ल जो जल में पूरी तरीके से घुल जाए, और दुर्बल अम्ल जो जल में पूरी तरीके से ना घुले। और जब पूरी तरीके से घुल जाएगा बेटा, जो प्रबल वाला पूरी तरीके से घुल जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये अपने आयन में, ये अपने किसमें? आयन में। आयन मतलब क्या होता है बेटा? आवेश। आवेश जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। उसी धन आवेश और ऋण आवेश को क्या कहा जाता है? आयन कहा जाता है। ठीक है, ऋण आयन और धन आयन। तो जैसे ही आप प्रबल अम्ल को मिला रहे थे, प्रबल अम्ल को मिलाते ही वो क्या हो रहे थे बेटा? जल में पूरी तरीके से घुल जा रहे थे। लेकिन जब हम दुर्बल अम्ल की बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे होते बेटा? दुर्बल अम्ल की बात कर रहे होते हैं। तो जो दुर्बल अम्ल होता है, ये क्या होता है बेटा? वे अम्ल जो जल में पूरी तरीके से अपने आयन में नहीं टूटे, मतलब कम घुलेगा। तो कम घुलेगा तो मतलब वो पूरी तरीके से अपने आयन में नहीं टूट रहा होगा। आप समझिएगा, जो प्रबल अम्ल होगा उसमें क्या होगा बेटा? ये 100%, ये आपका क्या होगा? 100% अपने आयन में टूट जाएगा। 100%, आप ऐसे लिख लो छोटा सा, 100% अपने आयन में क्या हो जाएगा बेटा? टूट जाएगा। क्या होगा? 100% अपने आयन में टूट जाएगा। और जो दुर्बल अम्ल होगा वो हमेशा बेटा आपका क्या होगा? 100 से कम होगा। जो दुर्बल अम्ल होगा वो हमेशा क्या होगा? 100% से कम ही अपने आयन में टूट रहा होगा। कभी भी वो 100% यानी पूरा का पूरा नहीं टूट सकता। हाँ, आप ये भी नहीं बता सकते कि कितना टूटेगा कितना नहीं टूटेगा। बस ये याद रखिएगा कि वो पूरी तरीके से यानी 100% नहीं टूटेगा। ठीक है, तो वही आप बात याद रखनी है आपको कि वे अम्ल जो जल में पूरी तरीके से अपने आयन में नहीं टूटते हैं, अर्थात आप कह सकते हो कि जल में ये क्या होंगे बेटा? अल्प विलेय होंगे। अल्प मात्रा में, थोड़ी सी मात्रा में इनकी विलेयता दिख रही होगी। कहां पर बेटा? जल में। तो उसको हम क्या कहेंगे? दुर्बल अम्ल कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे बेटा? दुर्बल अम्ल कहेंगे। बात समझ में आ रही होगी। वे अम्ल जो जल में पूरी तरीके से विलेय नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो ये डिफिनीशन समझ में आ गई होगी। चलिए आगे इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल आपके सामने है। लैक्टिक अम्ल CH3COH, इथेनोइक एसिड यानी इथेनोइक अम्ल। ये दो एग्जाम्पल हैं आपके। एक तो लैक्टिक अम्ल है और दूसरा क्या है बेटा? इथेनोइक अम्ल। ठीक है, याद रखिएगा मैंने दोनों को अलग अलग लिखा हुआ है। आप लोगों को क्या करना है? इस लैक्टिक अम्ल का सूत्र आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है कि लैक्टिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, लैक्टिक अम्ल किसे कहते हैं, उसका सूत्र क्या होता है। और लैक्टिक अम्ल जो और दूसरा जो है हमारा इथेनोइक एसिड है CH3COH, ये जो इथेनोइक एसिड है ये दोनों आपके क्या है बेटा? दुर्बल अम्ल है। ये दोनों के दोनों क्या है? आपका दुर्बल अम्ल है। यानी जब आप इनका जलीय विलयन बनाओगे, जैसे ही आप इनको जल में मिलाओगे तो ये जल में पूरी तरीके से अपने आयन में नहीं टूट रहे होंगे। तो जो पूरी तरीके से अपने आयन में नहीं टूटेगा बेटा, उसको हम क्या कहेंगे? दुर्बल अम्ल कहेंगे। बात समझ में आ रही होगी। चलिए फिर आगे देखते हैं। अगला प्रकार सांद्र अम्ल। अगला प्रकार है बेटा हमारे सामने सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल क्या होता है? अभी देखो हमने बात किया कि जल में घुलना है और जल में नहीं घुलना है। तो जल में घुलने से लेके हमने बात की। तो अब जब आप जल में
अम्ल को मिला रहे होगे, जब किसमें मिला रहे होगे, जल में अम्ल को मिलाओगे, तो अगर जल और अम्ल को मिलाने के बाद उस जल में अम्ल की मात्रा क्या होगी बेटा, अधिक होती है। किसी फिक्स अमाउंट में, किसी दिए गए मात्रा में अगर अम्ल की मात्रा आपकी क्या होगी बेटा, अधिक होगी, किसी विलयन के दिए गए मात्रा में यदि अम्ल की मात्रा क्या होगी, जल की मात्रा की तुलना में अधिक होगी या अधिक होगी, बात ऐसे समझिएगा। दोनों आप सांद्र और एक चीज और देखिएगा अभी, मैं दोनों को एक साथ समझाता हूं। एक और टाइप है यहाँ पे सांद्र अम्ल और दूसरा आता है बेटा तनु अम्ल। सांद्र अम्ल और तनु अम्ल, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल, दोनों अम्ल को एक साथ समझिएगा। दोनों अम्ल में क्या होता है, जिस तरीके से प्रबल और दुर्बल एक दूसरे से मिलते जुलते थे, प्रबल जो पूरी तरीके से और दुर्बल जो पूरी तरीके से ना टूट रहा होगा, उसी तरीके से सांद्र और तनु क्या होता है। तो अगर इसको पहले समझ लीजिएगा, फिर मैं इसकी डिफिनेशन आपको लिखवाता हूं। सांद्र अम्ल, अगर मान लो मुझे 100 ml, अगर मुझे क्या करना है बेटा, 100 ml कोई विलयन बनाना है, मुझे क्या बनाना है, 100 ml विलयन बनाना है, बात समझ में आ रही है। और इस 100 ml विलयन को बनाने के लिए, इस 100 ml विलयन को बनाने के लिए मैंने पहले बार में क्या काम किया हुआ है, मैंने पहले बार में काम क्या किया हुआ है बेटा, कि मैंने 30 ml और 70 ml, बात समझिएगा, 30 ml और 70 ml लिया, ठीक है। और 30 ml जो है, यहां देख लो, इसको सही से देखिए, यहाँ पे ये हमने क्या किया बेटा, 30 ml और 70 ml, ठीक है, 30 ml और 70 ml लेके हमने क्या बनाया है, 100 ml का क्या बनाया बेटा, विलयन बनाया है, बात समझिएगा। 100 ml का क्या बनाया हुआ है हमने, विलयन बनाया हुआ है, ये पहला है। जिसमें 30 ml क्या है बेटा, आपका अम्ल है, 30 ml आपका क्या है, अम्ल है। और जो 70 ml है वो आपका क्या है बेटा, जल है। 30 ml अम्ल है और 70 ml क्या है आपका, जल है। तो जब 30 ml अम्ल और 70 ml जल लिया हमने और एक विलयन तैयार कर लिया, जिसकी मात्रा कितनी है बेटा, 100 ml है। दूसरी बार हमने क्या किया, देखिएगा, दूसरी बार हमने क्या किया हुआ है, दूसरी बार हमने कुछ ऐसा किया हुआ है कि हमने क्या किया बेटा, 20 ml अम्ल लिया और इस 20 ml अम्ल में 80 ml क्या मिलाया, जल मिलाया, और विलयन कितना तैयार किया बेटा, फिर से 20 और 80 मिलेगा तो फिर से कितना बनेगा, 100 ml। तो दोनों ही अवस्थाओं में, पहली अवस्था और दूसरी अवस्था, दोनों अवस्थाओं में देखो कि जो आपको विलयन मिला हुआ है बेटा, जो आपको विलयन मिला हुआ है, उस विलयन की मात्रा दोनों ही अवस्था में कितनी है, 100 ml है। दोनों ही अवस्था में जो विलयन की मात्रा है, वो जो विलयन की मात्रा आपको दिख रही है वो कितनी है बेटा, वो 100 ml है। देखिएगा फिर से, यहाँ पर भी आपको 100 ml बन रहा है और यहाँ पर भी आपको क्या बन रहा है, 100 ml बन रहा है। तो दोनों ही मात्रा में जो हमारा विलयन तैयार हो रहा है, दोनों ही मात्रा में जो हमारा विलयन तैयार हो रहा है, उस विलयन की मात्रा कितनी है बेटा, जो दोनों में ही ये जो हमारा विलयन तैयार हुआ है, इस विलयन की मात्रा कितनी दिख रही है आपको, यहाँ पर भी देखो 100 ml और यहाँ पर भी देखो 100 ml, तो दोनों में मात्रा बराबर है। अब बात समझिएगा, किसको हम सांद्र और किसको हम तनु कहेंगे। तो जिस विलयन में एक ये भी 100 ml वाला विलयन है और एक ये भी 100 ml वाला विलयन है, यानी पहला और दूसरा, एक ये विलयन हमने बनाया है, एक ये विलयन बनाया है। अब जिस विलयन में आपका बेटा अम्ल की मात्रा, बात समझिएगा, जिस विलयन में अम्ल की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, वो हमारा क्या कहला जाएगा, सांद्र अम्ल। वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा, सांद्र अम्ल कहलाएगा। और जिस विलयन में अम्ल की मात्रा क्या होगी बेटा, कम होगी, जिस विलयन में अम्ल की मात्रा क्या होगी, कम होगी, वो हमारा क्या कहलाएगा, तनु अम्ल कहलाएगा। बात समझ में आ रही है, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। अगर आप विलयन समान अमाउंट में लेते हो, समान मात्रा में अगर आप विलयन लेते हो, तो उस विलयन में जिसमें अम्ल की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, वो सांद्र कहलाएगा, और जिसमें अम्ल की मात्रा कम होगी वो क्या कहलाएगा बेटा,
वो तनु कहलाएगा। तो सांद्र और तनु क्या होता है वो आपको बात समझ में आ गई होगी। सांद्र जो ज्यादा वो सांद्र, और जो तनु मतलब जहां मात्रा कम होगी। तो देखिएगा जल की मात्रा आपको ध्यान नहीं देनी है, आपको जल की मात्रा पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि वो तो 70-80 कम ज्यादा होगा ही। ठीक है, आपको असली में बात किस पे ध्यान देनी है, अम्ल पर देनी है, कि अगर अम्ल की मात्रा ज्यादा है और जल की दूसरे अम्ल की मात्रा से, तो आपका पहला वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा, सांद्र हो जाएगा, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, तनु हो जाएगा। तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी, यहां तक बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके आगे देखिएगा, तो अगर हम बात करें किस चीज की बेटा, सांद्र अम्ल कहते किसे हैं, सांद्र अम्ल किसे कहते हैं, तो इसमें आप क्या लिख लोगे, सांद्र अम्ल किसे कहते हैं, तो वे अम्ल जहां जल में अम्ल की मात्रा अधिक होती है, जल में अम्ल की मात्रा अधिक होती है, क्या कहलाएगा बेटा, सांद्र अम्ल कहलाता है। सांद्र क्या कहलाएगा, सांद्र अम्ल कहलाता है। जहां जल की मात्रा अधिक होगी बेटा वो हमारा क्या कहलाएगा, सांद्र अम्ल कहलाएगा, और जहां जल की मात्रा कम हो जाएगी वो हमारा क्या कहलाएगा, तनु अम्ल कहलाएगा। तो तनु अम्ल किसे कहेंगे, तो सांद्र अम्ल आपको समझ में आ गया। तनु अम्ल किसे कहेंगे, तो जहां पर क्या हो जाएगा, देखिएगा बस मैं इसको छोटे में लिख देता हूं, जहां क्या हो जाएगा बेटा, जल में अम्ल की मात्रा, जहां जल में अम्ल की मात्रा क्या होगी बेटा, कम होगी, क्या होगी, कम होगी। जहां जल में अम्ल की मात्रा कम होगी उसे क्या कहेंगे हम, उसे तनु अम्ल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे तनु अम्ल कहते हैं। बात समझ में आ रही होगी। सांद्र जहां जल में अम्ल की मात्रा अधिक होगी वो हमारा सांद्र कहलाएगा, और जहां जल में अम्ल की मात्रा क्या होगी, कम होगी, वो तनु कहलाएगा। ठीक है, यहां तक सबको बात क्लियर है, बताइएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, जिसमें हमने देखा क्या बेटा कि अम्ल किसे कहते हैं, जो स्वाद में खट्टा होता है तथा जो क्या करता है बेटा, लिटमस का कलर परिवर्तित कर देता है। लिटमस का क्या कर देता है बेटा, कलर परिवर्तित कर देता है। और दूसरी चीज, हमने अम्ल के प्रकार को देखा, और अम्ल के हमारे पास कितने प्रकार हैं बेटा, 4 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं। एक प्रबल अम्ल जिसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, एक दुर्बल अम्ल जिसको हम वीक एसिड कहते हैं, एक सांद्र अम्ल जिसको हम कंसंट्रेटेड एसिड कहते हैं, और एक तनु अम्ल जिसको हम डाइल्यूट एसिड कहते हैं। तो प्रबल अम्ल बता दिया, जो जल में पूरी तरीके से वियोजित हो जाए, पूरी तरीके से घुल जाए, पूरी तरीके से मिल जाए, उसको क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल कहेंगे, जिसका उदाहरण था आपके सामने। दुर्बल अम्ल जो जल में पूरी तरीके से वियोजित ना हो, जिसका उदाहरण है आपके सामने। ठीक है, और सांद्र अम्ल जैसे वियोजित किया जा रहा है, तो अगर अम्ल की मात्रा क्या होगी, जल में अगर अधिक होगी तो क्या कहलाएगा, सांद्र कहलाएगा, और अगर अम्ल की मात्रा जल में आपकी क्या होगी बेटा, कम होगी, तो क्या कहलाएगा, तनु कहलाएगा। तो यहां तक बात आप लोगों को क्लियर होगी। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अम्ल के प्रकार से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा बेटा। और अम्ल के प्रकार से अगर आगे बढ़ा जाए तो बात आती है अम्ल के भौतिक गुण की। किसकी बात आती है बेटा, अम्ल के भौतिक गुण की, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अम्ल के भौतिक गुण की बात आएगी, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स।
और अम्ल अम्ल के भौतिक गुण क्या क्या हैं, तो वो आपको सामने दिख रहा है। पहला तो अम्ल स्वाद में खट्टे तथा जल में विलय होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे तथा जल में विलय होते हैं। यहाँ पे बेटा इसको विलय कर लीजिएगा ना, जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं, मतलब जल में ये मिल जाते हैं, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपके सामने है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अभी मैंने बोला अम्ल का काम क्या है, कलर बदल देता है लिटमस का। अगर हमने नीला लिया है तो उसको क्या कर देगा, लाल कर देगा। अच्छा सर हमने लाल लिया है तो क्या करेगा, लाल अगर होगा बेटा तो उस पर कोई परिवर्तन नहीं कर रहा होगा। अगर आपने लिटमस नीला लिया तो वो उसको लाल कर देगा, लेकिन अगर आपने लाल लिटमस लिया और उसमें अम्ल यानी नींबू छिड़का तो वो वहां पर कोई परिवर्तन नहीं दिखा रहा होता है। तो परिवर्तन कहाँ दिखाएगा, कौन से लिटमस के पे दिखाएगा, जो नीला लिटमस होगा। परिवर्तन कहाँ दिखाएगा बेटा, जो नीला लिटमस होगा उस पर परिवर्तन दिखा रहा होगा। तो यहाँ तक बात क्लियर होगी। पहला तो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जल में विलय होते हैं। दूसरा अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है बेटा, लाल कर देता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आपके सामने है। ये 2 पॉइंट तो हम लोगों ने अभी पीछे भी देखा हुआ था। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरे पॉइंट में क्या कह रहा है बेटा, देखिए क्या कह रहा है कि अम्ल की प्रकृति संक्षारक होती है। बेटा कैसी होती है, संक्षारक होती है। संक्षारक को इंग्लिश में कहते हैं बेटा कोरिजिव। क्या कहते हैं, कोरोजिव। तो संक्षारक का मतलब क्या होता है, संक्षारक क्षय करना। क्या करना बेटा, क्षय, कमी। किस चीज में कमी, तो इनकी क्रिया से कपड़ा, लकड़ी, कागज, त्वचा आदि नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा, नष्ट हो जाते हैं। मेन बात यहां समझिएगा, नष्ट हो जाते हैं। आपके एक स्कूल में प्रैक्टिकल कराए जाएंगे, प्रैक्टिकल में आपके सामने अम्ल रखा होगा तो अम्ल को कोल्ड ड्रिंक समझ के, पानी समझ के उससे हाथ मत धोने लगिएगा। उसको बहुत ही सावधानी से देखा जाता है। क्यों देखना पड़ता है बेटा सावधानी से, इसलिए क्योंकि अम्ल जो होता है, अम्ल की जो प्रकृति होती है बेटा, अम्ल की प्रकृति कैसी होती है बेटा, संक्षारक प्रकृति की होती है। अम्ल कैसा होता है बेटा, संक्षारक प्रवृत्ति का होता है। और संक्षारक प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है, तो संक्षारक प्रवृत्ति उस प्रवृत्ति को कहते हैं जो क्या करेगा बेटा, नष्ट कर देगा। क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। क्या नष्ट कर देगा, देखिएगा अगर ये कहीं कपड़े पे गिर गया, अम्ल अगर किसी कपड़े पे गिर गया तो वो कपड़े को नष्ट कर सकता है। लकड़ी पे गिरा, लकड़ी को नष्ट करेगा। कागज पर गिरा, कागज को नष्ट करेगा। त्वचा पर गिरा, त्वचा को नष्ट करेगा। अगर आप गलती से अम्ल के संपर्क में आ जाते हो तो आपकी बॉडी की जो भी स्किन अम्ल के संपर्क में आएगी, ठीक है। अम्ल के संपर्क में कहने का मतलब ये नहीं कि नींबू, सर नींबू तो हम रोज पीते हैं, कुछ नहीं होता है, ठीक है। अम्ल जो आपको लैब में अम्ल मिलेंगे जैसे HCl, H2SO4, ठीक है, ये सब जो अम्ल आपको लैब में मिलेंगे बेटा, प्रयोगशाला में मिलेंगे, वो अगर आपके कांटेक्ट में आता है, जैसे ही आप उसको छू लेते हो और अगर गलती से वो सांद्र अम्ल हुआ, अगर गलती से वो क्या हुआ बेटा, सांद्र अम्ल हुआ, तो वो ज्यादा हानिकारक होगा। अगर वो सांद्र अम्ल हुआ तो वो क्या होगा बेटा, वो ज्यादा हानिकारक होगा। तो याद रखिएगा अम्लों की प्रकृति कैसी होती है, संक्षारक प्रकृति की होती है तथा इनकी क्रिया से कपड़ा, लकड़ी, कागज, त्वचा आदि मतलब हर एक चीज अम्ल से क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। याद होगा आप लोगों को बोला जाता है कि पहली बारिश में मत नहाइए। क्यों, क्योंकि पहली बारिश को क्या कहा जाता है, एसिड रेन। पहली बारिश को हम लोग किस नाम से जानते हैं बेटा, एसिड रेन के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि जो गैसें होती हैं वो पूरी आपकी क्या होती हैं, एटमॉस्फेयर में फैली होती हैं, और जब पहली बार बारिश हो रही होती है तो वो गैसों के साथ हो रही होती है, और वो अगर गैस आपके त्वचा पर पड़ेगी तो आपके त्वचा के लिए क्या होगी, हानिकारक होगी। चलिए, तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी कि अम्ल के भौतिक गुण क्या क्या हैं। ये स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जल में क्या होते हैं बेटा, विलय होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है बेटा, लाल कर देता है। और साथ ही साथ सॉरी, और साथ ही साथ क्या बेटा, अम्ल की प्रकृति कैसी होती है, संक्षारक होती है, जिसकी वजह से हर उसके संपर्क में आने वाली हर चीज क्या होती है बेटा, उसका क्षय होने लगता है, वो नष्ट होने लगती है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे
अम्ल के रासायनिक गुण की। किसकी बात करेंगे बेटा? अम्ल के रासायनिक गुण की बात करेंगे। तो अम्ल के रासायनिक गुण में देखिएगा, अम्ल के रासायनिक गुण में पहला है धातु के साथ अभिक्रिया। अम्ल के रासायनिक गुण में पहला पॉइंट आपका क्या है बेटा? धातु के साथ अभिक्रिया, यानी रिएक्शन विथ मेटल। धातु के साथ अभिक्रिया यानी रिएक्शन विथ मेटल। क्या होगा जब अगर हम अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ करा दें? ठीक है, क्या होगा जब हम अम्ल की अभिक्रिया क्या करें बेटा? धातु के साथ कराएं। तो धातु के साथ जब आप इसकी अभिक्रिया करा रहे होगे, क्या करा रहे होगे बेटा? जब धातु के साथ इसकी अभिक्रिया करा रहे होगे तो क्या होगा? तो देखिएगा, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन बनाते हैं। अगर अम्ल की आप अभिक्रिया किसी धातु के साथ कराइए तो वो क्या बना लेगा बेटा? लवण बनाएगा तथा हाइड्रोजन बनाएगा। क्या क्या बनाएगा? तो क्या क्या बनाएगा, कैसे कैसे बनाएगा वो देखिए। अगर अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करे, किसके साथ अभिक्रिया करे? धातु के साथ। आप कोई भी धातु ले लो और जितने अम्ल आपको बताए गए किसी भी अम्ल को ले लो, तो क्या होगा? कुछ ऐसा होगा। देखिएगा, ये हमने लिया धातु, और धातु में मैंने क्या ले लिया बेटा? सोडियम धातु ले लिया। मैंने क्या ले लिया? सोडियम धातु ले लिया। और इस सोडियम धातु की अभिक्रिया, इस सोडियम धातु की अभिक्रिया, इसको उदाहरण के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में देखिएगा, हमने क्या लिया बेटा? सोडियम धातु लिया और सोडियम धातु की अभिक्रिया करा दी किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। किसके साथ कराई बेटा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। और जैसे ही ये सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, जैसे ही ये सोडियम क्या करेगा बेटा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, तो आप देख रहे हो ये दो चीज बनाएगा। एक तो हाइड्रोजन बनाएगा और दूसरा क्या बनाएगा बेटा? लवण बनाएगा। सर अभी लवण क्या होता है वो तो हम नहीं जानते हैं, तो अभी बेटा उसको हम लोग बाद में बताएंगे, उसको हम बाद में आपको समझाएंगे। अभी आप बस समझिए कि दो चीजें बन रही होंगी, एक हाइड्रोजन और एक क्या बनेगा? लवण बनेगा। तो क्या बनेगा देखिएगा, जब सोडियम और क्लोरीन की अभिक्रिया कराएंगे बेटा तो ये बनाएगा आपका NaCl। ये क्या बनाएगा? NaCl बनाएगा, और साथ ही साथ हाइड्रोजन बनाएगा, और हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है? H2 होता है। हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है? H2, और क्या बनाएगा? NaCl। तो आप देखिए NaCl मतलब सोडियम, ये जो धातु है, ये जो क्या है बेटा? धातु। ये देखिए, ये हमारा क्या है? ये है धातु, और ये क्या है बेटा? ये है अम्ल। और जब अभिक्रिया हुई तो क्या बना? लवण बना। ये जो NaCl है वो लवण है, जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं बेटा? सोडियम क्लोराइड कहते हैं। लवण बनाएगा, और साथ ही साथ आपका क्या बना रहा होगा बेटा? हाइड्रोजन बना रहा होगा। क्या बना रहा होगा? हाइड्रोजन बना रहा होगा। तो बन तो रहा है, लेकिन आप देखो एक चीज देखना क्या है, समझना है पहले तो। और आप जानते भी हो कि अगर कोई अभिक्रिया हो रही है, कोई अभिक्रिया हो रही है, तो ये जो तीर है, इस तीर के पहले ये जो दो चीजें आपको दिख रही हैं, ये जो दो चीजें दिख रही होती हैं बेटा, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं अभिकारक। इनको हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, उसके बाद लवण और हाइड्रोजन, यानी ये जो तीर के बाद ये जो दो चीजें बन रही हैं, यहां दो बन रही हैं, कितनी भी बने उससे हमसे मतलब नहीं है। बस ये याद रखना है कि तीर के पहले जो चीजें हैं उनको हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और जो तीर के बाद की चीजें होती हैं उनको हम क्या कहते हैं बेटा? उनको हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो अब जब हमने अभिक्रिया करा ली तो जो अभिकारक और उत्पाद आपको दिख रहा होगा, आपको एक चीज याद रखनी होती है क्या? कि अभिकारक और उत्पाद में हर एक तत्वों की मात्रा क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। और अभिक्रिया को संतुलित करना आपको सिखाया गया होगा। तो उसके बाद आप देखिए, आप इसको संतुलित कर सकते हो। देखिए सोडियम एक दिख रहा है, क्लोरीन एक दिख रहा है, लेकिन इधर एक हाइड्रोजन है, इधर क्या है? दो हाइड्रोजन है। तो अब जैसे ही हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए यहाँ पर दो करोगे, जैसे ही हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए यहाँ क्या करोगे? दो करोगे, तो क्लोरीन इधर कितना हो जाएगा? दो हो जाएगा। यानी फिर हमको क्या करना होगा? इधर क्लोरीन को संतुलित करने के लिए इधर दो करना होगा, और जैसे ही आप इधर दो करोगे तो आपको फिर क्या करना होगा? इधर दो करना होगा। तो जब आपने सोडियम धातु की अभिक्रिया
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई तो आपको क्या मिल गया बेटा, लवण प्राप्त हुआ और हाइड्रोजन प्राप्त हुआ। तो यानी जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है कौन, अम्ल, तो जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है अम्ल तो क्या बनाता है बेटा, समझ में आ रहा है, एक तो लवण बनाएगा, दूसरा हाइड्रोजन बनाएगा, ठीक है, जो कि आपके सामने अभिक्रिया है। तो क्या सर खाली HCl के साथ बनाएगा, तो क्या सर खाली HCl के साथ बनाएगा, नहीं बेटा, ये आप किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराइए तो ऐसा ही होना है। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, यहां पे एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए। अब धातु में यही लेता हूं ना, धातु यही लेता हूं, या आप धातु भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने धातु भी चेंज कर दिया, चलो मैंने ले लिया मैग्नीशियम Mg, मैंने क्या ले लिया बेटा, मैग्नीशियम धातु ले लिया। और इस मैग्नीशियम धातु की अभिक्रिया, इस मैग्नीशियम धातु की अभिक्रिया मैंने किसके साथ करा दी बेटा, मैंने इस बार इसकी अभिक्रिया करा दी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, यानी H2SO4 के साथ। इस मैग्नीशियम धातु की अभिक्रिया कराई गई किसके साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। और जैसे ही इस मैग्नीशियम धातु की अभिक्रिया हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराएंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा बेटा, तो देखिए यहां प्राप्त होगा मैग्नीशियम सल्फेट यानी MgSO4। क्या प्राप्त होगा, MgSO4 प्राप्त होगा, और साथ ही साथ आपको क्या प्राप्त होगा, हाइड्रोजन प्राप्त होगा। तो जैसे ही आपने मैग्नीज की अभिक्रिया किसके साथ कराई, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, जिसमें अभी फिर से मैं बता दूं Mg आपका क्या है बेटा, Mg आपका धातु है, Mg आपका क्या है, धातु है, और H2SO4 हमारा क्या है बेटा, H2SO4 हमारा अम्ल है, ये धातु है और ये क्या है, अम्ल है। और धातु और अम्ल की अभिक्रिया कराने पर हमको क्या प्राप्त होता है, तो वो आप जानते हो, क्या प्राप्त होगा, लवण प्राप्त होगा। और लवण के साथ ही साथ हमको और क्या मिलता है बेटा, तो हाइड्रोजन मिलता है। क्या मिलता है बेटा, हाइड्रोजन मिलता है। तो दो चीजें मिली हमको, क्या क्या मिला, धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराने पे लवण और हाइड्रोजन मिला। आई थिंक आप सभी लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। धातु के साथ अभिक्रिया अम्ल की रासायनिक गुण में क्या, क्यों, कैसे, समझ में आ गया होगा। क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है। अब सर ये कैसे बन जा रहा है बेटा, ये कैसे बन जा रहा है, तो ये आपने पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको पहला चैप्टर रिवाइज करना पड़ेगा कि उसमें अभिक्रियाएं कैसे हो रही थी। धनावेश ऋण आवेश के साथ जाएगा, ऋण आवेश धनावेश के साथ जाएगा, और उसके बाद ये सारी अभिक्रियाएं हो रही होंगी। यहाँ पे सोडियम जो है वो हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह ले रहा है, ठीक है। तो ये अभिक्रियाएं कैसे हो रही हैं उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, आपको पिछला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहां एक बात और देखिएगा, एक बात और यहां ध्यान दीजिए। जब अब बात कैसे आएगी कि सर अम्ल बना कि नहीं बना, मतलब अम्ल ने अभिक्रिया किया तो क्या बना, क्यों बना, कैसे बना, हाइड्रोजन निकली कि नहीं निकली, बात समझ में आ रही ना। जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया किया तो आपने लिखा हुआ है क्या बनता है बेटा, लवण बनता है, साथ ही साथ क्या होता है, हाइड्रोजन बनती है। तो हाइड्रोजन बनने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमको ये पता करना है कि हाइड्रोजन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अगर आपको ये पता करना होगा हाइड्रोजन बन रहा है कि नहीं, तो देखिए आप क्या करोगे बेटा, हाइड्रोजन गैस, एक चीज हमको पता है, हाइड्रोजन गैस जलने पर पॉप की ध्वनि देती है, पॉप साउंड। कैसे जलती है बेटा, पॉप साउंड के साथ जलती है। जैसे ही आप हाइड्रोजन गैस पास हो रही होगी ना, वहां पे अगर आप माचिस की तीली लेके जाओगे तो वहां पे आपका कैसा साउंड आएगा, पॉप का साउंड आएगा। मतलब वो पॉप के साउंड यानी चट चट की आवाज के साथ वो
जलेगी। तो हम जब भी अभिक्रिया करा रहे होंगे धातु के साथ तो हम क्या करेंगे बेटा, उसको एक्सपेरिमेंटली देखेंगे, और उसको जब आप एक्सपेरिमेंटली देखोगे कि हाइड्रोजन बन रहा है कि नहीं उस अभिक्रिया में, तो आप क्या करोगे, वहां पे जलती हुई तीली या जलती हुई मोमबत्ती आप कुछ भी जब लेके जाओगे बेटा, तो वहां पे क्या होता है बेटा, पॉप की ध्वनि होती है। कैसी ध्वनि होती है बेटा, पॉप की ध्वनि होती है, जिससे हमको ये पता चल जाता है कि जो धातु है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, जो धातु है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हमारा क्या बना दिया, लवण बना दिया, और क्या बना दिया बेटा, हाइड्रोजन बना दिया। क्या बना दिया, लवण बना दिया और हाइड्रोजन बना दिया। यहां तक बात समझ में आई होगी आप लोगों को। यहां तक अभी तक हमने ने जो चीजें पढ़ी, अम्ल कहते किसे हैं, अम्ल का प्रकार, अम्ल के भौतिक गुण, और अब हम बात कर रहे हैं किस चीज पे, अम्ल के रासायनिक गुण पे बात कर रहे हैं। किस चीज पे बात कर रहे हैं बेटा, अम्ल के रासायनिक गुण पर बात कर रहे हैं। तो धातु के साथ अभिक्रिया करने पे क्या होता है, कैसे होता है, अभी जो मैंने एग्जाम्पल लिखा था वो सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम कल के वीडियो में आगे बात करेंगे। थैंक यू।